हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास में हमने इससे पहले एसएसटी में पार्ट 2 के 3 भाग आपको भेजे हैं, करा दिए हैं। अब हम उससे आगे आपको कराते हैं कि रूसी क्रांति में कि क्या घटनाएं घटी, क्या हुआ, उसके विषय में अब हम आपको बताएंगे। अक्टूबर क्रांति के समय मध्य एशिया दो दृष्टिकोण। एम.एन. राय भारतीय क्रांतिकारी, मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक और भारत, चीन और यूरोप में कम्युनिस्ट में एक प्रमुख नेता थे। ये वहाँ के नेता थे। 1920 के दशक में जब रूस में गृहयुद्ध चल रहा था, उस समय वे मध्य एशिया में थे। उन्होंने लिखा, मुखिया एक भला सा बुजुर्ग था। उसका सहायक नौजवान रूसी भाषा बोलता था। उसे क्रांति के बारे में पता था, जिसमें जार को राजगद्दी से हटा दिया गया था और उन जनरलों को भी खदेड़ दिया था जिन्होंने किर्गिजों की मातृभूमि पर कब्जा किया था। इस प्रकार क्रांति का मतलब था कि अब किर्गिज यानी किर्गिस्तान लोग एक बार फिर अपनी मातृभूमि के स्वामी बन गए थे। जन्मजात बोल्शेविक से लगने वाले युवक ने हुंकार लगाई, इनकलाब जिंदाबाद। पूरा कबीला उसके साथ नारे लगाने लगा। एम.एन. राय मैग्नियस 1964। किर्गिज लोग पहली क्रांति यानी फरवरी क्रांति पर खुशी से झूम उठे और दूसरी क्रांति की खबर से वे अचंभे और दहशत में डूब गए। पहली क्रांति में उन्हें जार के दमनकारी शासन से आज़ाद कराया था और वे उम्मीद जगाई थी कि उन्हें स्वायत्तता मिल जाएगी। दूसरी क्रांति, अक्टूबर क्रांति, हिंसा, लूटपाट, करों के बोझ और तानाशाही सत्ता की स्थापना के साथ आई। पहले एक बार जार के नौकरशाहों ने के छोटे से गुट ने किर्गिजों का दमन किया था। अब वही लोग उसी व्यवस्था को बढ़ा रहे थे। एक कजाक नेता 1919 अलेक्जेंडर बेनिक्सन एवं चांताल केलकेज ले मावमेस नेशानम सेज ले मुसलमान्स दे रूसी, ये वहाँ के नेता थे। तो बच्चों, जो हमारे भारतीय क्रांतिकारी थे, उन्होंने रूस की क्रांति के बारे में बताया कि जो वहाँ के शासक था जार, वो जो है निरंकुश था। जब फरवरी में क्रांति हुई रूस में, तो लोगों को उस जार के निरंकुश शासन से छुटकारा मिल गया। बोल्शेविकों ने, जिसके नेता लेनिन थे, उन्होंने जो है उस राज के जार के निरंकुश शासन का विरोध किया और उन्हें जो है उसे लोगों को स्वायत्तता की मांग की, किसानों को उनकी ज़मीन जो है वापस लौटाने की मांग की। इस तरह से तो लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ गई थी कि उन्हें जो है अब अपने अधिकार मिल जाएंगे, अब उन्हें जो है स्वायत्तता मिल जाएगी। लेकिन अक्टूबर में दूसरी क्रांति हुई, ठीक है ना, जिसमें कि जार का जो शासन था वो समाप्त हुआ। फिर है समाजवादी समाज का निर्माण। रूसी क्रांति के बाद समाजवादी समाज के निर्माण का परिदृश्य निम्नलिखित था। गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। उन्होंने किसानों को उस जमीन पर खेती करने की छूट दे दी जिसका समाजीकरण किया जा चुका था। जब्त किए गए खेतों का प्रयोग बोल्शेविक यह दिखाने के लिए करते थे
की सामूहिकता क्या होती है। बोल्शेविकों ने क्या किस समाजवाद का निर्माण किया, समाज में जो वहाँ रूस में समाजवाद का निर्माण किया, उस ये उनके जो कार्य थे वो हम इसमें आपको बता रहे हैं। शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई। अफसर इस बात का हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती है। इस आधार पर वे 5 साल के लिए लक्ष्य तय कर लेते थे। इसी आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं बनानी शुरू की। पहली 2 योजना 1927 से 1932 और दूसरी जो है 1933 से 1938 के दौरान जो योजनाएं बनाई उन्होंने। पहली योजना 1927 से 1932 में हुई और दूसरी योजना 1933 से 1938 के दौरान। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी। केंद्रीकृत नियोजन में आर्थिक विकास को काफ़ी गति मिली। औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा। 1929 से 1933 के बीच तेल, कोयले और स्टील के उत्पादन में 100% वृद्धि। इसमें मतलब इस दौरान उद्योगों का भी विकास हुआ, कृषि का भी विकास हुआ। कृषि जो किसानों की ज़मीनें छीन ली गई थी उन्हें जो है वापस लौटाई गई और साथ ही एक उन्हें जो है सामूहिक खेती करने के लिए भी लोगों को समझाया गया, बताया गया। तथा तेज निर्माण कार्यों के दबाव में कार्य स्थितियाँ खराब होने लगी। मैग्निटोगोर्स्क शहर में एक स्टील संयंत्र का निर्माण कार्य 3 साल के भीतर पूरा कर लिया। मतलब जो प्रगति हुई वो इतनी स्पीड से हो रही थी कि जो है लोग भी हैरान थे। वहाँ लोगों पर काम का दबाव बहुत ही ज़्यादा हो गया था। इस दौरान मजदूरों को बड़ी सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ी। इसका नतीजा ये हुआ कि पहले ही साल में 550 बार काम होगा। वो कहते हैं हर कार्य धीरे धीरे मतलब सही रफ्तार से होना चाहिए। किसी भी कार्य में एकदम से तेज़ी कभी कभी हानिकारक हो जाती है। इसीलिए इसी तरह से इसी कारण से जो रूस में औद्योगिक क्रांति एक तरह से आई उसमें उन्होंने जो बोल्शेविक थे उन्होंने इतनी स्पीड से जो है सुधार करने का प्रयास किया कि जो उद्योग धंधे थे उनमें इतनी तेज़ी से कार्य शुरू किया कि जो वहाँ पर काम करने वाले मजदूर थे वो भी परेशान हो गए। रिहायशी क्वार्टरों में जाड़ों में शौचालय जाने के लिए 40 डिग्री कम तापमान पर लोग 4थी मंजिल से उतरकर सड़क पर जाते थे। देखिए ये मजदूरों की क्या थी, एक परेशानी थी कि उन्हें 40 डिग्री टेम्परेचर में 4थी मंजिल से उतरकर नीचे आना पड़ता था। तो ये मजदूरों की समस्याएं हैं। एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई और फैक्ट्री में कामगारों एवं किसानों को विश्वविद्यालय में दाखिला दिलाने के लिए खास इंतजाम किया। महिला कामगारों के बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में बालवाड़ियाँ खोल दी। बालवाड़ियाँ क्या होती हैं, जहाँ पर छोटे बच्चों को रखा जाता है। सारी सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई गई। मजदूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान बनाए गए। लेकिन इन सारे प्रयासों के नतीजे सभी जगह एक जैसे नहीं रहे क्योंकि सरकार के पास सीमित संसाधन थे। फिर है स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण। नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआती समय कृषि के सामूहिकीकरण से पैदा हुई बर्बादी से जुड़ा हुआ था। जनवरी 1924 में लेनिन की मृत्यु के पश्चात जोसेफ स्टालिन सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी का नेता बना। कौन बना?
जोसेफ स्टालिन। सन 1924 में बोल्शेविक नेता लेनिन की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसका नेता कौन बना? जोसेफ स्टालिन, कम्युनिस्ट पार्टी की। 1917-18 में रूस में के शहरों में अनाज का संकट उत्पन्न हो गया। सरकार द्वारा अनाज के दाम निश्चित कर दिए गए, परंतु कृषकों ने अपने अनाज को इस दाम पर बेचने से इनकार कर दिया। स्टालिन का मानना था कि बड़े किसान और व्यापारी कीमत बढ़ने की आशा में अनाज नहीं बेच रहे थे, जिसके कारण स्टालिन ने खेती के समूहीकरण की शुरुआत की। इसके कारण बहुमत में सामूहिक खेती की शुरुआत हुई। 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादकों के क्षेत्र में जाकर निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों से बलपूर्वक अनाज खरीदा और कुल्लों को अर्थात रूस के संपन्न किसान के यहाँ छापे मारे। ऐसा है बच्चों कि जब वहाँ अनाज की कमी हो गई, अनाज का संकट उत्पन्न हो गया, तो सरकार ने अनाज के दाम निश्चित कर दिए। लेकिन जो किसान थे वो उसका मतलब अपना फ़ायदा ज़्यादा करना चाह रहे थे। उन्होंने उस निश्चित कीमत पर दाम बेचने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अधिक कीमत चाहते थे। तो जो स्टालिन थे, जो नेता थे जोसेफ स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी के, उन्होंने उनके जो सदस्य थे उन्होंने जो है जो कुलक थे यानी जो अमीर किसान थे, अमीर लोग थे, संपन्न किसान जो बड़े किसान थे, उनके यहाँ उन्होंने छापा मारना आरंभ कर दिया। 1917 के बाद रूस कृषि भूमि को हस्तांतरित कर दिया। आधुनिक खेत विकसित करने और उन मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए कुल्लों को निष्कासित करना, किसानों को से जमीन छीनना और सरकारी नियंत्रण वाले विशाल खेत बनाना आवश्यक था। स्टालिन के समूहीकरण कार्यक्रम के तहत 1929 में कम्युनिस्ट पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों में कार्य करने का आदेश जारी किया। सामूहिक खेत कौन से होते हैं बेटा? सामूहिक खेत यानी छोटे छोटे खेतों को जोड़कर एक जो खेत हैं उनमें समूह में खेती करना गई। और किसान जो हैं वो अपने खेतों सबको एक मिला के इकट्ठी जैसे टुकड़ों में होती है ना खेती, ये मेरी खेती है, ये उसकी खेती है, इस तरह से ना करके इकट्ठी जो है समूह में खेती करना, ये होता है सामूहिकीकरण। कृषकों द्वारा भूमि पर सामूहिक तौर पर कार्य किया जाने लगा। कोलखोज ने से हुए लाभ को सभी कृषकों में बांट दिया जाता था। जो कृषक इसका विरोध करते थे उन्हें निवासन या देश में से निकाल दिया जाता था। वर्ष 1933 में सोवियत रूस इतिहास में पहली बार ऐसा सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसके कारण 40 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। 1930 और 33 के बीच बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। अकाल में जैसा कि आपको पता है बहुत ही गंभीर स्थिति होती है, ना ही तो पशुओं को सही से चारा मिल पाता है, ना ही लोगों को खाना मिल पाता है। खाना पानी सब चीज़ों की कमी हो जाती है, जिससे लोग मरने लगे। जो लोग स्टालिन की नीतियों की उपेक्षा करते थे उन पर समाजवाद के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया जाता था। वर्ष 1939 तक 20 लाख से अधिक लोग या तो श्रम शिविरों में या जेल भेज दिए गए। 1933 में सोवियत बचपन के सौपन और यथार्थ, इसमें
देखिए, प्रिय दादाजी कालिनिन, मेरा परिवार बड़ा है, 4 बच्चे हैं, हमारे पिता अब नहीं हैं। वे मजदूर के लिए लड़ते हुए मारे गए थे और मेरी माँ बीमार है। मैं बहुत पढ़ना चाहता हूँ पर स्कूल नहीं जा सकता। मेरे पास जूते पुराने थे पर अब वह इतने फट चुके हैं कि कोई उनकी मरम्मत नहीं कर सकता। मेरी माँ बीमार है, हमारे पास न तो पैसा है न रोटी, पर मैं पढ़ना चाहता हूँ। हमारे सामने पढ़ने और बस पढ़ने की जिम्मेदारी है। व्लादिमीर इलिच लेनिन ने यही कहा है, पर मुझे स्कूल जाना छोड़ना पड़ा। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे फैक्ट्री में काम करना पड़ा ताकि मेरा परिवार भूखों मरने से बच जाए। प्रिय दादाजी, मैं 13 साल का हूँ, पढ़ाई में अव्वल आता हूँ और मेरी कोई ख़राब रिपोर्ट नहीं है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। सोवियत राष्ट्रपति कालिनिन के नाम 13 वर्षीय एक मजदूर बालक द्वारा 1933 में लिखा गया पत्र। ये बेटा एक छोटे से क्वेश्चन में आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जो, उनमें आ जाता है कि 13 वर्षीय बच्चे ने राष्ट्रपति के नाम क्या संदेश दिया या किस सन में उन्होंने ये पत्र लिखा, या जिस बच्चे ने पत्र लिखा वो उसकी आयु कितनी थी। तो इस तरह से छोटे छोटे कई क्वेश्चन बन जाते हैं। अब आता है सामूहिकीकरण के विरोध और सरकार की प्रतिक्रिया का सरकारी विवरण। इस साल फरवरी के दूसरे पखवाड़े में से यूक्रेन के विभिन्न क्षेत्रों में किसानों ने बड़े पैमाने पर विद्रोह किए। यह स्थिति सामूहिकीकरण के क्रियान्वयन के दौरान पार्टी के निचले कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी लाइन को ठीक से लागू न किए जाने और गर्मियों में होने वाली कटाई की तैयारियों का परिणाम है। बहुत थोड़े से समय में उपरोक्त क्षेत्रों में चल रही गतिविधियां आपस के इलाकों में भी फैल गई। सबसे आक्रामक विद्रोह सीमावर्ती इलाकों में। विद्रोही किसानों का ज़्यादा जोर इस बात पर है कि सामूहिकीकरण के कारण उनसे छीन लिया गया अनाज, मवेशी और औजार उन्हें लौटा दिए जाए। 1 फरवरी से 15 मार्च के बीच 25,000 गिरफ्तारियाँ। जब लोगों ने इसका विरोध किया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 656 को मृत्युदंड दिया गया और 3,673 को श्रम शिविरों में बंद कर दिया और 5,580 को देश निकाला गया। ये लोगों को विरोध करने पर क्या दिया गया? पनिशमेंट दिया। ठीक है बच्चों, आज का इतना ही। इससे आगे हम अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।